किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम और कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सब भैया ने हमारी राम राम। तो विनोद भाई। हाँ कृष्ण भाई, देखिए मौसम जो है ना थोड़ी करवट सी लग गया। बिल्कुल भाई, देखो करवट भी बदला है और पहले तो हमारी जो खेती थी ना, हाँ, कई बार मौसम पर आधारित हुआ करती। बिल्कुल भाई, राम जी बरसेगा तो भाई कुछ दाने हो जाया करते। हाँ हाँ हाँ। और कई बार जब घना राम जी भी बरस जा करता, मौसम के फिर हमारी फसल हवा भी बर्बाद हो जा करती। लेकिन आज ऐसा युग आ गया है कि हम मौसम के अनुसार ही चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए विनोद भाई, मैं कई दिनों एक खेत का नहीं गया। जिस तरह जो पिछली बारिश आई ना, उस बारिश में देखा कि जो खेत थे ना वहाँ पानी खड़ा और हमारी तो गेहूं भी जो है ना पीली होगी। तो उसका कारण क्या रहा कि ज़्यादा बारिश होगी और बेमौसमी भी होगी। अगर मौसम साफ रहा तो भाई विनोद भाई, तो ये हमारी जो कणक है ना, जो खेत में खड़ी है, वह पीली होने के आसार नहीं हुआ थे। बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो, जो मौसम है ना, आज जो भारत प्रगतिशील किसान है वो मौसम के अनुसार चल रहा है। हाँ। अगर जो भाई इन दिनों में देख ले भाई, आगे 1-2 दिन बाद बारिश होनी है, उसके अनुसार अपनी योजना भी बना हुआ है। भाई अगर जो बारिश हो तो मैं इतना घर का निपटा लूँ, मैं खेता का डंगरा का निपटा लूँ मैं, या फिर अगर जो बारिश के अनुसार ही वो अपने कृषि है उसके अनुसार वो ये अपनी योजनाएं बना हुआ है। अगर विनोद भाई अपना थोड़ा सा जो है ना मौसम के बारे में थोड़ी जानकारी पहला मिल जाए ना, तो इससे बड़ा फायदा रह जा। हाँ बिल्कुल। और एक जानकारी हम पहले भी दे सके हैं। हाँ। एक हमारे साथ डॉक्टर ममता, जो मौसम विशेषज्ञ है, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत है। हाँ। और इनसे हमने बात भी करी। हाँ। और ये मौसम विशेषज्ञ है और बहुत बढ़िया बातचीत है। क्यों ना एक बातचीत भैया तो सुना हुआ और कुछ जानकारी हम भी ले जी। भेंट वार्ता आधुनिक कृषि में मौसम पूर्व अनुमान के महत्व के बारे में डॉक्टर ममता से पुरुषोत्तम दत्त की बातचीत। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि मौसम पूर्वानुमान क्या है? जी, मौसम पूर्वानुमान आप इसको ऐसे समझे, किसी स्थान के वातावरण के बारे में जी पहले से भविष्यवाणी करना। सरल भाषा में हम ऐसे कहें कि आने वाले मौसम का पहले से ही अनुमान हो जाना ही मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। यानी पहले से उसकी थोड़ी जानकारी हो जाए। जी। तो मौसम पूर्वानुमान को हम बांट सकते हैं अभी, किस तरह से इसका अंदाजा लगाएं? यानी कि मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है, ऐसा मान सकते हैं? हाँ जी सर, मौसम पूर्वानुमान 4 प्रकार का होता है जी। जैसे अति लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, इसमें आगामी 2 से 4 घंटे का पूर्वानुमान दिया जाता है जी। इस पूर्वानुमान की सटीकता 90 से 95% तक होती है जी। इस पूर्वानुमान में बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान दिया जाता है। अचानक परिवर्तन हो गया तो हाँ जी, वो अनुमान है। हाँ जी, बिल्कुल अचानक जी। उसके बाद लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, इसमें आगामी 1 से 3 दिन का पूर्वानुमान दिया जाता है जी। इस पूर्वानुमान की सटीकता 80 से 90% तक होती है। इस पूर्वानुमान में बारिश, आंधी, तूफान, शीतलहर, लू, धुंध, ठंडा दिन, गर्म दिन आदि के बारे में जानकारी किसानों तक दी जाती है जी। इस पूर्वानुमान को किसान भाई
अपनी खेतीबाड़ी में से जुड़े कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी उसके बाद तीसरे नंबर पर है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान। जी इसमें आगामी 3 से 5 दिन का पूर्वानुमान दिया जाता है। इस पूर्वानुमान की सटीकता 70 से 80% तक होती है। जी इस पूर्वानुमान में किसान भाई अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बुआई, कटाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई तथा कीटनाशक के प्रति छिड़काव करने के लिए। जी मध्यम अवधि का पूर्वानुमान की सहायता से हम कोई भी जैसे खेती बाड़ी का काम करना है उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होता है। यह पूर्वानुमान हर मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाता है। जी इसके बाद आखिरी में सबसे है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। इसमें आगामी 5 से 10 दिन या 1 महीना या पूरे सीजन या पूरे 1 साल का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दिया जाता है। जी इसकी सटीकता 50 से 60% तक होती है और इस पूर्वानुमान की सहायता से हम फसल चक्र, फसल चयन और फसल प्रबंधन में सहायता ले सकते हैं। यानी 4 भागों में आपने बांट दिया। एक तो 2 घंटे के लिए केवल, वो तो तुरंत आकस्मिक, हाँ जी, और उसके बाद आपने 72 घंटे की बात की, हाँ यानी जी, कि 3 दिन, हाँ जी, और फिर 3 से 5 दिन, हाँ जी, और फिर सप्ताह, और फिर आपने कहा है कि 1 महीना भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है। हाँ जी, तो उसमें अब जो किसान भाई अपना टाइम टेबल बना सकते हैं कि हमने इसी दौरान ये काम करने हैं और ऐसा मौसम को देख के करना है। जी जी, और जो ये पूर्वानुमान है खेती के लिए, कृषि के लिए, तो क्यों जरूरी है ये, और इसका महत्व क्या है खेती में? जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा। आप पूर्वानुमान को ऐसे समझे कि जैसे हमारे पहले बूढ़े बुजुर्ग हैं वो जी, भी जी। पूर्वानुमान करते थे। वो पूर्वानुमान अपने अवलोकन के द्वारा या अवधारणा के द्वारा करते थे। जी जैसे पहले की अवधारणा होती थी कि एक टिटीरी पक्षी है जो अपना अंडा अगर जमीन पर देती है तो बारिश नहीं होगी। अगर वही अपना अंडा थोड़ी ऊंचाई पर या मंडेर पर दे देती है जी तो आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी वर्षा होने का अनुमान माना जाता था। जी ऐसा ही चींटियों का झुंड है, अगर वो अपना झुंड छोड़कर, चींटियों का झुंड है वो अपना बिल छोड़कर जी जी किसी ऊंचे स्थान की तरफ अपने अंडों को ले जाता है तो ऐसा माना जाता था कि बारिश होगी, होने वाली है। हाँ जी। जी तो उनकी जो बड़े बुजुर्गों की अवधारणाएं थी वो गलत नहीं होती थी, वो पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक होता था। जी। लेकिन अब हम आज के टाइम पर ना ही तो टिटीरी पर निर्भर कर सकते और ना ही चींटियों के झुंड पर निर्भर कर सकते। जी। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकरण का इस्तेमाल करके मौसम का पूर्वानुमान लगाना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और इसका कृषि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी। आप इसको इस संदर्भ में समझिए कि मान लीजिए हमने बुआई कर दी, किसान ने बुआई कर दी और 1 या 2 दिन बाद अचानक से बारिश हुई। जी। उस बारिश के कारण फसल है, बीज है, वो अंकुरित नहीं हो पाता, किसान जी। को दोबारा बुआई करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर उसके पास पूर्वानुमान होता या उसको उसकी जानकारी होती तो वो उस बुआई को रोक लेता, टाल सकता है 1-2 दिन के लिए, हाँ। बरसात के बाद कर ले। हाँ जी। जी। जैसे ही अगर किसान को सिंचाई करनी है, अगर उसके पास पूर्वानुमान होता कि हाँ अब इस समय में मुझे फसल को पानी की आवश्यकता है और मुझे सिंचाई कर दी उसने और वैसे ही फिर बारिश हो जाए तो किसान को दोहरा नुकसान होता हो है। सकता है। एक तो और उसको पूर्वानुमान यदि होगा उस पे डॉक्टर साहब, तो मान लो उसको लगता है कि पूर्वानुमान से कि 2 दिन बाद बरसात होगी, तो वो अपनी सिंचाई रोक दे। हाँ जी, ऐसा ही हमारे अगर हवा की गति और दिशा अगर हमें पता हो तो वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको आप ऐसे समझे, अगर हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर रफ्तार से ज्यादा होगी जी। तो अगर उस दौरान हम छिड़काव करते हैं तो उस छिड़काव की जो गुणवत्ता है वो 50% तक रह जाती है। इसको आप ऐसे समझे कि जैसे ही हमने छिड़काव किया तो हवा की दिशा में वो जो पदार्थ है उड़कर वाष्पित हो जाता है जी। या फिर दूसरे के खेत में चला जाता है। जी। तो इससे उसकी पूरी की पूरी जो
एफिशिएंसी है, गुणवत्ता है, पौधे तक नहीं पहुंच पाती। यानी आप वो छिड़काव की बात कर रहे हैं, जो हम दवाई वगैरह का छिड़काव जो हाँ है, जी, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, खरपतवार के प्रति छिड़काव जो जी। करते हैं, अगर उस दौरान हवा की गति ज्यादा हो, 15 से ज्यादा हो, यानी हाँ 15 से ज्यादा हो जी। तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी जी, क्योंकि खेत पे पूरा असर नहीं डालेगी वो। हाँ जी। जी। उसके अलावा जैसे ही नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो अब सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए पूर्वानुमान में ये बताया जाता है कि अगर नमी की मात्रा 85 से 100% तक रहे जी। और तापमान है 15 से 20, अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा जी, तो गेहूं की फसल में 90 से 100% तक चांस बन जाते हैं कि पीला रतुआ, येलो रस्ट बीमारी आएगी ही आएगी। जी। अगर पूर्वानुमान में हमें ये मिल जाता है कि हाँ गेहूं की बीमारी में पीला रतुआ आने की संभावना बढ़ रही है, तो किसान को तैयार रहता है कि हाँ मुझे छिड़काव करना पड़ेगा। जी। तो ऐसे ही आलू की फसल में पछेता झुलसा रोग आने की संभावना होती है। पछेता झुलसा रोग की वजह से 80% तक की आलू की फसल बर्बाद हो जाती है। जी। तो पूर्वानुमान में पहले से ही बता दिया जाता है कि हाँ टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी ये रेंज रहने वाली है, हवा की दिशा गति ये रहने वाली है और नमी की मात्रा ये रहने वाली है। अगर ये सारी चीजें पछेता झुलसा रोग के लिए फेवरेबल होती है, उसके अनुकूल होती है, तो किसान भाइयों को लगता है कि हाँ बीमारी आएगी तो वो उसके प्रति छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे ही सरसों की फसल में तना गलन रोग, डाउनी मिल्ड्यू रोग और सफेद रतुआ रोग आने के लिए अलग अलग टेम्परेचर के तापमान की रेंज दी हुई होती है और उनके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पूर्वानुमान हमें छिड़काव करने के साथ साथ बीमारियों के आने के बारे में भी बतलाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक प्रश्न और आता है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा किसान है आज, वो खेती के साथ साथ बहुत से और भी काम करता है, जैसे सहायक धंधे करता है वो, और उन सहायक धंधों में एक मधुमक्खी पालन है। और मधुमक्खी पालन जब हम शुरू करते हैं या कर रहे हैं, तो उसमें गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों का असर रहता है उस पे। तो उस पूर्वानुमान से वो कैसे हम लाभ ले सकें उससे? जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि मधुमक्खी पालन है, जो मधुमक्खी है वो भी मौसम के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। जैसे अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते ही मधुमक्खियां सुस्त हो जाती हैं। जी जी। तो हमें पूर्वानुमान में पता है कि तापमान नीचे जा रहा है, तो हमें अब मधुमक्खियों को सुस्त हो रही हैं तो वो शहद नहीं बनाएंगी, तो उनको एक्टिव करना है, या फिर हम ऐसा करें कि उनके पास भोजन लाके छोड़ दें। तो बॉक्स के पास, तो इस दौरान आप क्या करें, जहां भी उनका बॉक्स रखा है या डिब्बा रखा है वहां पर थोड़ा धुआं कर दें, ताकि मधुमक्खी के आसपास के जो वातावरण है उसका तापमान थोड़ा बढ़ जाए, वो थोड़ी एक्टिव हो जाए और उसको अपने खाना लाने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर चीनी का घोल मिलाकर बॉक्स के पास रख दें। मौसम पूर्वानुमान मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते ही मधुमक्खियां पानी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। तो उस दौरान हमें पता है कि तापमान ऊपर जा रहा है, तो हम पानी को वहां पर रख सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते एक बात और हम जानना चाह रहे हैं कि जो मौसम पूर्वानुमान है वो किसानों तक कैसे पहुंचता है? ये सबसे उचित सवाल आपने किया है कि पूर्वानुमान किसानों तक पहुंचे कैसे। इसके लिए किसान भाई अपने फोन में मेघदूत ऐप और ई मौसम ऐप है, उनको अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तथा जो किसान भाई अपने फोन में मेघदूत ऐप और ई मौसम ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो अपने जिले के केवीके में जाकर, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर अपना मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे उनके पास एम किसान पोर्टल के माध्यम से संदेश आ जाएगा, मैसेज। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में। जैसे मौसम में कोई बदलाव आएगा उनके पास मैसेज
आ जाएगा। जी, तो डॉक्टर ममता जी, आपने मौसम पूर्वानुमान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। किसानों जरूर इसका लाभ उठाएंगे और किसानों तक ये जानकारी जरूर पहुंचेगी। इस सब जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता आधुनिक कृषि में मौसम पूर्व अनुमान के महत्व के बारे में डॉक्टर ममता से पुरुषोत्तम दत्त की बातचीत। तो कृष्ण भाई जी विनोद भाई, मौसम के बारे में आपने बताया था और मौसम के बारे में हमने बातचीत भी करा हाँ दी। देखिए विनोद भाई, जैसे कि मौसम आजकल करवट ले रहा है, कभी धूप आ जाए, कभी थोड़ी सी ठंड हो जाए। एक तो ये जो है ना, आज का जो तापमान की बात करें वो है, आज का अधिकतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना, अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 10 डिग्री सेल्सियस। और विनोद भाई, दिखा है कि 2-1 दिन तो मौसम साफ रहने की भी संभावना बनी हुई है। हाँ, बाकी बीच में एक दिन राम जी के थोड़े असर से है, लेकिन कुल मिला के आगे मौसम खुलता चला जाओगा। तो कृष्ण भाई देखो, मौसम की तो आपने बता दी, और गेला की गेला जो कल हम कार्यक्रम लेकर आओगे उसके बारे में भी बता दो। हाँ विनोद भाई, देखिए कल दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन हम करते हैं बातचीत फोन पर। कार्यक्रम रहेगा फोन इन, और विषय रहेगा पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और विशेषज्ञ रहेंगे हमारे डॉक्टर जसवीर सिंह पंवार। तो अब थोड़ी सी दूसरे विषय के बारे में भी बात कर ले। हाँ देखिए विनोद भाई, जिस तरह के अभी 1 तारीख को जो है ना, 1 फरवरी को हमारा बजट जो है ना आया, उस बजट की थोड़ी सी चर्चा कर लें कि कृषि से संबंधित जो बजट के अंदर चर्चाएं हुई हैं उनका थोड़ा जिक्र कर लो। बिल्कुल। और देखिए कृष्ण भाई, जो बजट है वास्तव में जो हमारे कृषि के लिए भी मजबूती का है, और वृद्धि भी इसके अंदर हुई है। 3% तक वृद्धि दर्ज की गई है जो गेहूं चावल के उत्पादन में। इसी तरह जो 43% की जो वृद्धि है दर्ज की गई है तिलहनी फसला में। और अब जो बात करें तो मौसम के अनुसार जिस तरह आजकल का जो ये अब नया जो दौर आएगा, देखिए कोई भी बजट हो उसमें हम जो हमने प्लानिंग करनी, योजना करनी, उसके बारे में बातचीत हुआ करें। देखिए विनोद भाई, जो बजट आया है उसमें कई तरह की सेवाएं जो है ना सरकार ने देने की योजना बनाई है। किसानों को एक तो जो डिजिटल और हाई टेक सेवाएं हैं, इस दौरान जिस तरह के जो 22-23 का बजट है उसके अंदर किसानों को ये सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक तो किसान ड्रोन, रसायन मुक्त जैविक खेती और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। और बजट पेश करते ये भी कहा गया है कि जो समावेशी विकास है या फिर भाई सरकार की आगे बढ़ने की जो 4 प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक है कि सरकार कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण जो छोटे उद्यमी हैं उन उद्यमों को वित्त पोषण के लिए भाई 1 कोष की सुविधा भी देनी होगी। और एक बात और है विनोद भाई, जो इस वर्ष का जो बजट है ना उसमें हाई टेक सेवाएं तो मुहैया कराने के लिए करे गया, जिस तरह के भाई किसानों को ड्रोन के द्वारा रसायन छिड़कना है, इस तरह की बातें तो उसके अंदर आई हैं। लेकिन 4 प्राथमिकताएं हैं, जिस तरह के एक तो सरकार जो है ना फसल के मूल्यांकन के बारे में, दूसरा है भूमि अभिलेखों के बारे में, भाई डिजिटलीकरण, यानी कि जितना भी जो अपनी भूमि है, कृषि योग्य भूमि है या दूसरी है, उसका भाई डिजिटलीकरण उसका करना है। सारे के सारे जो आ जाएंगे वो जिस तरह के आप एक बटन पे कंप्यूटर पर वो सारे काम हो जाओगे। हाँ, सारे काम हो जाएंगे। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भाई किसान ड्रोन, इसको बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जो कृषि की जो और भी जो कार्य है वित्त पोषण के है या नाबार्ड के माध्यम से भाई सह निवेश मॉडल है, और इसी तरह जो मिश्रित पूंजी के जो है ना एक साथ कोष की सुविधा भी देनी है। इस तरह की जो बातें हैं वो कृषि के लिए इस बजट में रखी गई है। और कई और भी हैं इसमें विनोद भाई लगे, जिस तरह के जो गंगा के आसपास की जो जमीन खाली पड़ी है ना, यानी कि 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में, उसमें भी जो किसानों की भूमि है उस पर रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी 2 लाख जिस तरह का भाई आंगनवाड़ी को भी बेहतर बढ़ाया जाएगा। और आप कृष्ण भाई जो बात कर रहे थे प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में भी बात कर लेते, क्यों भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम को भी इसमें प्राथमिकता की एक उम्मीद है। तो कृषि क्षेत्र में जो विविधीकरण अपनाने से
जड़ा हम जरूरत आधारित खेतों को बढ़ावा मिलेगा, वही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने में भी हमने मदद मिलेगी। और इसी तरह वर्ष 2015 तो 16 से यानी कि 20-21 के जो दौरान हमने देश में तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन मिला, उसी तरह जो सरकारी तौर पर इन फसलों को MSP में जबरदस्त वृद्धि इसमें की गई है। तो जो आम बजट में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम को प्राथमिकता इसमें मिल सकती है। और बात थोड़ी सी अब आगे भी कर लेते हैं कि जो पानी की जो कम खपत वाली जो फसलों को उसमें भी जो रहेगी उसमें भी वरीयता है, क्योंकि MSP के चलते किसान अब तक गेहूं व चावल की खेती पर सबसे ज़्यादा जोर दिया करते, लेकिन जो बाकी ज़रूरत के लिए विदेशी बाजार पर निर्भरता बढ़ी है। तो जो आने वाले जो बजट की हम बात करें तो किसानों को आमदनी बढ़ाने वाले क्षेत्रों में बागवानी हो, डेयरी हो, पशुधन हो, विकास, मत्स्य पालन को विशेष स्थान मिलने की भी इसमें संभावना की एक उम्मीद है। तो उम्मीद तो ज़रूर बरकरार है। और कृष्ण भाई, उम्मीद हमने आपकी भी दिखा कुछ इसमें एक मनोरंजन की भी बात कर ले करो विनोद और भाई। एक भजन सुना देते हैं। बिल्कुल। कर्मयोग पूर्ण होने पर ज्ञान हृदय से आता है, रामायण के परम तत्व को सांख्य शास्त्र बतलाता है। कर्मयोग पूर्ण होने पर ज्ञान हृदय से आता है, रामायण के परम तत्व को सांख्य शास्त्र बतलाता। अयोध्या नगरी में दशरथ है 10 इंद्री वाला, शतरजतम है वीरती उसकी, 3 नार सुंदर वाला। मन सुमंत मंत्री अति चातुर, प्रजवर का प्रतिपाला, कुशल कौशल्या राजो सुमित्रा, कुमति के कई कंकाला। जो सुमित्रा कुमति के कंकाला, वो श्रवण हनन कर जीव कुतर की, श्रवण हनन कर जीव कुतर की। वो श्राप ताप दुख पाता है, रामायण के परम तत्व को सांख्य शास्त्र बतलाता है। कर्मयोग पूर्ण होने पर ज्ञान हृदय से आता है, रामायण के परम तत्व को सांख्य दशरथ जी बुढ़ापे में सतगुरु वशिष्ठ की शरण हुआ, विषय वासना त्याग नियम से ज्ञान यज्ञाचरण हुआ। ज्ञान अग्नि से हृदय भवन में राम ज्ञान अवतरण हुआ, दशरथ जीव हुआ शिव अर्पण, जीव भाव का मरण हुआ। दशरथ जीव हुआ शिव अर्पण, जीव भाव का मरण हुआ। वो भरत वैराग विचार शत्रुघ्न, भरत वैराग विचार शत्रुघ्न, लखन विवेक लाता है, श्री रामायण के परम तत्व को सांख्य शास्त्र बतलाता है। कर्मयोग पूर्ण होने पर
विश्वामित्र यज्ञ में हो गए, विश्वामित्र यज्ञ में हो गए। ज्ञान विवेक सहाई जी, मोह सुबाहु दुष्ट ताड़का, ममता मार गिराए जी। फेंक दिया मारीच नीच था, लोभ महा दुखदाई जी। अहंकार का धनुष तोड़, शांति रूपी सीता ब्याई जी। अहंकार का धनुष तोड़, शांति रूप सीता ब्याई जी। ओ लखन विवेक परशुराम, लखन विवेक परशुराम, पर धर्मी को धमकाता है। श्री रामायण के परम तत्व को संख्या शास्त्र बतलाता है। कर्म योग पूर्ण होने पर ज्ञान हृदय में आता है। रामायण के परम तत्व को संख्या शास्त्र बतलाता है। ज्ञान विवेक राज के मालिक, कुमति ने वनवास दिया। कंस कुबाद व्याध खर दूषण, त्रिशिरा का नाश किया। श्रोपण का तृष्णा डायण का, ना काट कर हास किया। भिलनी के झूठे फल खाकर, समता का अभ्यास किया। ओ भिलनी के झूठे फल खाकर, समता का अभ्यास किया। ओ स्वर्ण मृग के लोभ में ज्ञानी, स्वर्ण मृग के लोभ। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। विनोद भाई, इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।